Teriano, building bonds, building future. Hello everyone, I Gaurav Singh welcomes you to the platform of Teriano. Today we will study about the government. It is in your third unit of NCERT class 6. अब हम आज आपको ये बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट की हिंदी हमने यहाँ पर लिख रखा है कि सरकार और शासन। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अभी की जो वर्तमान सरकार है और जब ब्रिटिशर्स थे दोनों में क्या अंतर है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्यों है, इनका क्या उद्देश्य है, किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का होना क्यों आवश्यक है। सो ऑल दैट वी विल स्टडी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अपना चैप्टर है इसमें कुछ कार्टून्स बने हुए हैं जो आर के लक्ष्मण जी ने लिखा है, बनाया है। उसमें बहुत सारा इस तरह का इंडिकेशन और डिमार्केशन जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्या वर्किंग प्रिंसिपल जो सरकार की है, इट फेवर्स टू द पीपल, टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाते हैं, इस पे वर्ड्स लिखना पॉसिबल है, लेकिन कुछ पिक्टोरियल्स यहाँ पर ड्रॉ करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको चीजें अधिक से अधिक समझ में आए। अब आप ऐसे समझें कि गवर्नमेंट क्या है, तो हमने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिख रखा है आपकी सहूलियत और सुविधा के लिए। एज यू नो, गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ये क्या करता है? गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। मीन्स ये एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्न करता है एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी को, ऑफन अ स्टेट बट ऑल्सो अदर एंटिटीज लाइक कंपनीज इन द केस ऑफ कॉलोनियल कंपनीज। मैंने पहले बताया था कि जो ब्रिटिशर्स जो कॉलोनी बना के रहते थे हर एक स्टेट में, तो उस समय इस तरह से देखा जाता था कि उनकी जो कॉलोनी होती थी वहां पर उनके लोग रहते थे और वो कॉलोनी अंडर द फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये चीजें यहाँ पर इस डेफिनेशन में दिया हुआ। लेकिन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द सेम डेफिनेशन इज दैट इन केस ऑफ इट्स ब्रॉड एसोसिएटिव डेफिनेशन, अगर हम इसे विस्तृत रूप पे देखना चाहें, अगर इनको थोड़ा हम बड़ा करके बड़े पैमाने पर देखें, समझें, तो ये पता चलता है कि गवर्नमेंट normally consists of legislative, executive and judiciary. Means I have already studied in the previous classes or in the some other books कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, इनकी जो अंग होती है, that is organ of the government, it is basically divided into three parts, that is legislative, executive and judiciary. जब आप धीरे धीरे अगली क्लास में जाएंगे तो वहां इसका और भी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में इसे आप समझेंगे और पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी तीन जो इकाई है, जो यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनी कंट्री। अंडरस्टूड? सो दिस इज देयर। अब हमने एक और नए तरीके से सोचा ताकि आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इज नेसेसरी। गवर्नमेंट क्या है? बहुत ही आवश्यक है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। वो सोसाइटी जो सिविलाइज्ड है वहां पर सरकार या शासन का होना अति आवश्यक है। अब सवाल ये बनता है कि क्या एक देश के शासन व्यवस्था का जिम्मेवार सिर्फ गवर्नमेंट होती है? क्या कहीं आपदा आती है, दैट इज डिजास्टर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है? क्या अगर गरीबों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती है तो क्या इसे प्रोवाइड करना सरकार को उत्तरदायित्व है? बिल्कुल। सरकार ये इंश्योर करती है कि वॉट एवर फैसिलिटी वी कैन प्रोवाइड टू द सिटीजन ऑफ द नेशन, वी कैन, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए आपको पता है
कि आप लोगों के भी कुछ कर्तव्य हैं, आप लोगों को हमारे संविधान द्वारा कुछ राइट्स दिए गए हैं, सो यू ऑल्सो हैव टू फॉलो ऑल दोज थिंग, अंडरस्टूड। तो आप प्रिविलेज्ड होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली शासन जो होता है वो आपके ऊपर राज करता है ऐसा नहीं, आपकी व्यवस्थाओं को वो समुचित कराता है कि यस वी आर सिक्योरिंग योर फ्यूचर इन दिस कंट्री, यू आर सेफ, आप सेफ हैं, यहाँ पे आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, आपका जस्टिस होगा क्योंकि जुडिशरी हमारे पास है, जो भी सरकार आपके भलाई के लिए जो पॉलिसी बनाएगी उस पॉलिसी का जो है एग्जीक्यूशन जो है हमारे एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, लेजिस्लेचर वो पॉलिसी बनाएगी क्योंकि अल्टीमेटली आपने लेजिस्लेचर बना के भेजा, आपने चाहे वो मुखिया हो, पंचायत सेवक हो, चाहे वो विधायक या सांसद हो, वो सभी के सभी आपके द्वारा चयनित उम्मीदवार होते हैं जो वहां जाकर जो लोकसभा, विधानसभा या फिर ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी में जाकर आपके लिए काम करते हैं, नियम कानून बनाते हैं और उस नियम कानून को एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। वहीं अगर इन दोनों के बीच में कोई तनाव या इस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होता है, एट दैट टाइम जुडिशरीज आर देयर टू प्रोवाइड द इक्वल जस्टिस टू ऑल और अमॉन्ग द ऑल, अंडरस्टैंड। सो ये सिक्योर करती है। तो आप लोग अब ये समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इज नथिंग बट इट इज अ बॉडी which provides the all kind of facilities including food, shelter, cloth and the basic amenities, understood, ensure करती है और आपको provide करती है। Second, this is necessary to the existence of a civilized society। एक civilized society के लिए सरकार का होना, शासन का होना जरूरी है क्योंकि कोई भी देश बिना शासन का अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। अगर आप बात करें अलग अलग देशों की तो वहां पर भी आप ये समझ में आएगा आपको कि देश की जो जनता है उन्हें सरकार द्वारा ही नियंत्रित एवं उनके अधिकारों को संरक्षित रखा जाता है। मीन्स ऑल्सो द लॉज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है संविधान में बदलाव के लिए भी वहां पर लेजिस्लेटिव का होना जरूरी है क्योंकि वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से चीजों में बदलाव करते हैं, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट। और भी कई सवाल इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि सरकार का क्या क्रिया प्रणाली है, क्या करती है। सरकार जमीन जायदाद का भी रूपरेखा तैयार करती है, उनका भी ख्याल रखती है, चाहे वो किसान हो या फिर कोई औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो। मीन्स all kind of facilities or the futuristic plan is created or developed by the government for the protection and the welfare of the people of the nation, understood। तो जो लोग होते हैं, जनता होती है, जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं उस देश के, उनको जो है ये सिक्योर करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ओके ऑफ योर क्लास 6। इन दैट अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि सरकार के भाग क्या होते हैं, इनके अंग क्या है, इनकी क्रिया प्रणाली क्या है, ये किस तरह से चीजों का एग्जीक्यूट करती है, इसकी आवश्यकता के बिना क्या कोई राज्य, देश, समाज चल सकता है। इन सब चीजों पर और भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अंडरस्टूड। सो आप चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं क्लास 6 NCERT और इसमें हमने अभी तक ये बताया कि व्हाट इज गवर्नमेंट, अंडरस्टूड, और गवर्नमेंट जो है उनका क्या काम है, ये सिविल सोसाइटी के लिए क्या करती है, और ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जिनके अंग हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है समाज के प्रति और भारत के और किसी भी देश के नागरिक के प्रति, अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम जो सरकार के जो स्तर होते हैं वो किन किन स्तर पर उनका मौजूदगी है, वो किस तरह से अपने स्तर पर काम करते हैं, उनके स्तर को यानी लेवल्स को हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेवल है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 लेवल्स। पहला है लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। अब हम इसे एक मैप के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हम सरकार के लेवल्स को
ये करेंगे, डिफाइन करेंगे। अभी आपके सामने मैं एक इंडिया का मैप बनाने जा रहा हूं। आप लोग इस तरह से देखें, इन्होंने रफ मैप बनाया है, मैंने इस रफ मैप इसको बनाया है, ठीक है, ये रफ मैप है। अगर हम इस मैप को देखें तो आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे, सपोज ये आपका है गुजरात है, सपोज मैंने गुजरात को एक स्टेट माना। अब गुजरात जो है, इसके अंदर कोई विलेज है, कोई पंचायत है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, अंडरस्टूड। तो इसमें जो हमारा विलेज लेवल है, जो रूरल लेवल है या अर्बन लेवल है, इसको हम लोकल लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं, चाहे वो अर्बन गवर्नमेंट हो या फिर रूरल बॉडी हो। यहाँ इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इस लेवल को बोलते हैं हम लोकल लेवल पे। फिर बात आती है स्टेट लेवल की। जब हम सिर्फ गुजरात स्टेट की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्टेट लेवल की। इसमें मान लीजिए हो सकता है सूरत हो, बड़ोदरा हो या फिर अहमदाबाद हो, तो वो सब एक स्टेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो सरकार का जो अपना कार्य प्रणाली, जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो क्या है, स्टेट लेवल की है। लेकिन जब whenever I used to talk country wise, understood, country wise or whole country, whole India, then it is known as national level. national level. तो हम इस तरह से ये समझे आज कि लोकल लेवल क्या होता है, स्टेट लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल क्या होता है। इसे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं इस तरह कि जो लोकल लेवल है, जिसे मान लीजिए आप जहां कहीं भी रह रहे हो, वहां का जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हो गई आपकी, फिर आपका हो जाता है जो ग्राम में पंचायत है, वहां के हो सकता है, ये सभी जो है वो लोकल लेवल पे आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, अंडरस्टूड, इंडिया इज क्वासी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो क्या है, नेशनल लेवल है, जिसको हम सेंट्रल लेवल भी बोलते हैं, उसको यूनियन लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा स्टेट लेवल है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, फिर नीचे अगर हम आते हैं तो भी बहुत लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक लेवल या फिर विलेज या फिर पंचायत लेवल। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया आप लोगों को समझाने के लिए कि जो स्तर है, जैसे कि मान लीजिए आप 10th पास आउट होते हैं या फिर 6th में अभी आप मान लीजिए, फिर 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे। उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए 11th 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे। इट मीन्स आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हैं। फिर वहां जाएंगे तो चीजें फिर धीरे धीरे आपको क्या होगी, लगेगा कि नहीं, जो पहले था वो कम पढ़ना पड़ता था, अब ज्यादा पढ़ना पड़ रहा, उससे ज्यादा और सपोज मान लीजिए 10th में कम पढ़ा, 12th में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा। उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन में आते हैं थोड़ा और पढ़ना पड़ता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब मास्टर्स में आते हैं और पढ़ना पड़ता है, पीएचडी में आते हैं तो ओवरऑल आपको रिसर्च करनी होती है। इट मीन्स कि जो लेवल है, इसी तरह सरकार भी अपना काम करती है कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये पूरा कंट्री जो है वो इन 3 लेवल से ही चलता है और सरकार इन्हीं तीनों लेवल पर काम करती है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, levels of the government, and in which I try to
define all these three levels, that is local, state and national level. Understood? So thank you very much for watching Teriana. I hope all of you are enjoying the lectures of class 6 NCERT Polity series, and it is of chapter 3. So thank you very much for watching Teriana.